नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। राजधानी दिल्ली में एक से एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के पुख्ता सबूत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दूं कि एक के बाद एक अवैध निर्माण है जिन पर कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है परमिंदर सिंह जी, जो RTI एक्टिविस्ट हैं। कागज़ों के साथ, पूरे दस्तावेज़ों के साथ आज वो प्रशासन पर सवाल उठाने वाले हैं। जी, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका यहाँ स्टूडियो में आने का मकसद क्या है। स्टूडियो में आने का मकसद यही है, दिल्ली में जितनी प्रॉपर्टी, इलीगल प्रॉपर्टी बुक होती है जी, उसके बारे में आपको बताने का था। MCD जितनी प्रॉपर्टी बुक करती है उसको उनको सील करना होता है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन उनको नेट पे चढ़ा के ऐसे ही छोड़ देते हैं बुक करके। उसको ना तो सील करते हैं ना डिमोलिश करते हैं। जी, तो आपने कहा कि MCD कागजी तौर पर तो बुकिंग लिख देती है, सीलिंग लिख देती है, लेकिन रियलिटी में जो बिल्डिंग्स हैं उनको सील नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि किस तरीके के स्टेप बाय स्टेप क्या रूल्स होते हैं, क्या किस तरीके के नियमों का पालन करना होता है। नक्शा पास करवाने के लिए MCD के पास जाते हैं और जो बिल्डर और जो ओनर हैं वो नक्शे के हिसाब से जो बिल्डिंग नहीं बनाता उसको MCD बुक कर देती है। जी, बुक करने के बाद इनको उसको सील करना होता है, लेकिन ये कोई भी प्रॉपर्टी सील नहीं करते। उसमें लोग रेजिडेंस कर रहे हैं, बैंकेट चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और अगर ये करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसको दीवार को थोड़ा सा पेंचर कर दिया, छत को थोड़ा पेंचर कर दिया। पेंचर करने के बाद ये 2-3 महीने बाद ओनर और बिल्डर जो हैं वो उसको दोबारा से पेंचर को ठीक करके उसको बना लेते हैं। और इसमें MCD के JE और SC का रोल खास होता है, उनको देखना होता है। लेकिन ये उनकी मिली भगत से ये सारी प्रॉपर्टी बुक में ही चल रही है। इनको ना तो सील किया गया है ना डेमोलिश किया गया है। तो पिछले कितने सालों से ये सिलसिला जारी है? मतलब बुकिंग कर दी जाती है लेकिन एक्चुअल में बिल्डिंग्स को सील नहीं किया जाता है, बिल्डिंग एज इट इज चल रही है। मेरे हिसाब से तो 15 साल तो मेरे को हो गए देखते RTA लगाते हुए। जी, वेस्ट दिल्ली में मैंने RTA लगाई है। कितने प्रॉपर्टी बुक हैं कितनी RTI अब तक कितनी RTI आप लगा चुके हैं? RTI तो मेरी लगी होंगी 4-5 हज़ार के आसपास। 4 से 5 हज़ार RTI लग गई हैं। फायर की, MCD की और अलग अलग डिपार्टमेंट में चलती है मेरी, हॉस्पिटल की। जी, तो इसमें MCD का रोल खास होता है। और ये कहते हैं जी पुलिस का रोल, पुलिस का इसमें रोल कुछ नहीं होता। पुलिस सिर्फ जाके MCD को इन्फॉर्मेशन दे सकती है भी ये प्रॉपर्टी इनलीगल बन रही है और इसको आप बुक करो और इसको सील करो और डिमोलिश का इसको नोटिस दो। जी, लेकिन ये कोई नोटिस नहीं देते, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उसको बुक करके छोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने पैसे लिए होते हैं उन बिल्डिंगों में से। सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको जाता है? ये नुकसान, अब देखो इन्होंने बैंकट जो पीरागढ़ी से नांगलोई तक बैंकट है जी, वो सारा ही इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट होते हैं बड़े। उसको इन्होंने ना तो ओनर बिल्डर ने रेगुलाइज कराया है और बिना रेगुलाइज के ही उन्होंने वो उसमें बैंकेट बना के चल रहे हैं और वो सारी प्रॉपर्टी बुक हैं। और बुक होने के बाद दिल्ली फायर सर्विस ने उनको फायर NOC इशू कर रखी है, जबकि उनके लिए मस्ट है, भी सैंक्शन प्लान मस्ट होता है। लेकिन ये बिना सैंक्शन प्लान के ही उनको, नक्शे के बिना ही उनको फायर NOC दे रखी है। तो कुल मिलाकर जैसे कि आपने बताया, पहला स्टेप होता है कि आपको नक्शा पास कराना है, उसके बाद आपको आगे एक एक करके लाइसेंस और NOC मिलती जाती है। लेकिन क्योंकि सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग नक्शा लीगली वैलिड नहीं है, उसके बावजूद पहले तो इनको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, उसके बाद फायर NOC मिल जाती है। नुकसान इसका किसको है? नुकसान आम पब्लिक को है। पीछे ये मैडन्स क्राउन में आग लग गई थी, चलो भगवान की कृपा से कोई वहाँ पे मरा नहीं या कुछ ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2-2 हज़ार बंदा होता है फंक्शन में, अगर कभी भी ये कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो वहाँ से 2,000 बंदों का निकलना बहुत मुश्किल है और हैवी ट्रैफिक है उस रोड के ऊपर। फायर की गाड़ी आने में ही कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। जी, तो इस वक्त अब हम बात कर रहे हैं पीरागढ़ी के आसपास बने बैंक्वेट हॉल्स की। तकरीबन दर्जनों आज बैंक्वेट हॉल्स की हमारे पास डिटेल्स हैं, जिसके पुख्ता सबूत आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे बैंक्वेट हॉल्स पीरागढ़ी से लेकर नांगलोई रोड के बीच में बने हैं और एक भी बैंक्वेट हॉल इसमें ऐसा नहीं है जो लीगल तरीके से बना हो या फिर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले उनका पालन करना। बावजूद तो इसके MCD की इन पर सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई है और रूल्स का उल्लंघन है। जी, बैंक्वेट हॉल्स के नाम आज हम सुने। रॉयल पेपर बैंकेट, ओराबेला बैंकेट,
चीरस फॉरएवर बैंकेट, प्रीशियस फॉरएवर, ओलिवर स्वीट, लावण्या ड्रीम, इफोरिया बैंकेट, मैडन्स क्राउन और ग्रीन लाउंज, सिम्फोनी बैंकेट। जी, ये 10 बैंकेट हैं, 10 की आरटीए लगाई थी मैंने। ये सारे के सारे एमसीडी ने बुक कर रखे हैं, लेकिन बुक करने के बावजूद भी दिल्ली फायर सर्विस ने इनको फायर एनओसी दे रखी है और सब में शरेआम बैंकेट चल रहे हैं। 2-2 हज़ार बंदे की गैदरिंग है इसमें। जी, ये कभी भी कोई हादसा हो सकता है इसमें। जी, गैदरिंग की आपने बात की कि तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग कितने लोगों का एक साथ इकट्ठा होया जाना जायज़ है? नहीं, अगर फायर एनओसी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन ये बुक प्रॉपर्टी में फायर एनओसी दे रखी है, जबकि बुक प्रॉपर्टी में फायर एनओसी मिल ही नहीं सकती। तो किस तरीके के घोटाले को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है? घोटाला दिल्ली फायर सर्विस का है, एमसीडी का है, दोनों का मिला जुला घोटाला है। ये बुक प्रॉपर्टी देखते नहीं, फायर एनओसी इशू कर देते हैं, जबकि नेट पे चढ़ी होती है प्रॉपर्टी। इन्होंने इंस्पेक्शन करनी होती है, इंस्पेक्शन करने के बावजूद ये कुछ चेक नहीं करते, ना एमसीडी से पूछते हैं और ये उसको फायर एनओसी इशू कर देते हैं। इंस्पेक्शन की आपने भी बात की, तो साल में या 6 महीने में कब एक बार अगर एमसीडी या फायर सर्विस की तरफ से कोई आता हो इंस्पेक्शन करने? कुछ नहीं, ऑडिट का हमने लिखा था, पीछे हमने रिटर्न लगाई थी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर हुए थे, फायर सब कमेटी बना दी थी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के अंडर। अब चीफ सेक्रेटरी को जितनी भी उस फायर सब कमेटी में कंप्लेंट की हैं, वो कुछ उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेते, वो उठा के दिल्ली फायर सर्विस को भेज देते हैं। दिल्ली फायर सर्विस कहती है जी ये एमसीडी का मामला है, ये बुक प्रॉपर्टी है। अब ये एमसीडी अगर बुक करती है प्रॉपर्टी और उसको सील कर देती है तो उसमें फायर एनओसी इशू ही नहीं होगी। जी, तो क्या फायर एनओसी इशू करने से पहले एमसीडी के द्वारा बुक्ड प्रॉपर्टी की चेकिंग नहीं की जाती? क्या कागजों की पूरे तरीके से कोई कुछ चेकिंग नहीं होती, ये दोनों की मिली भगत है, दिल्ली फायर सर्विस की और एमसीडी की। जी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऐसे ही बना देते हैं, जबकि नेट पे चढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, आजकल बच्चा खोल के चेक कर लेता है कौन सी प्रॉपर्टी बुक है। बुक प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। इस सब के बावजूद क्या प्रशासन की आंखें बंद है? क्या प्रशासन को बुक प्रॉपर्टीज़ या फिर इलीगल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं है? सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते हम जानते हैं कि दिल्ली में एक के बाद एक अवैध निर्माण है। और अगर बात करें इन बैंक्वेट हॉल्स की जो पीरागढ़ी से लेकर नांगलोई रोड पर बने हैं, ये सभी बैंक्वेट हॉल्स इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो क्या इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरीके से बैंक्वेट बनाना ठीक है? रेगुलाइज नहीं है, अलाउड कैसे है? जब रेगुलाइज होगा तो तभी होगा ना। ये रेगुलाइज नहीं है कोई भी, सारे के सारे एमसीडी ने बुक कर रखे हैं, बुक होने के बावजूद इसमें बैंकेट चल रहे हैं सब में। जी, तो फिलहाल किस तरीके के एक्शन लिए जाने चाहिए? इनको सारे बैंकेट को सील करना चाहिए जी, और जहाँ से ये बुक करने के बाद जहाँ से ये फालतू बनी हुई है प्रॉपर्टी एक्सेस पर, उनको सारों को तोड़ना चाहिए, सैंक्शन प्लान के हिसाब से उसको ला के फिर दोबारा से उनको फायर एनओसी इशू करनी चाहिए। जी, तो ऐसा ना हो कि राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के फंक्शंस किसी दुर्घटना का शिकार बन जाए, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है कि प्रशासन के साथ साथ जिन बैंक्वेट हॉल्स में आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, अपने फंक्शंस के लिए बुकिंग करते हैं, वहाँ पर भी आपकी सिक्योरिटी, आपके परिवार वालों की सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। किसी भी तरीके की अनहोनी होने के बाद सब के सब अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे जतिन शर्मा जी से, जो फिलहाल इस केस को, इस मुहिम को संभाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज की डेट में ये सारा मुद्दा है क्या। जी, इस पूरे मुद्दे में 4 कड़ियाँ हैं। पहली कड़ी आती है हमारा प्रशासन, जिसमें दिल्ली फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, दूसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तीसरा बाकी सारे डिपार्टमेंट और चौथा सबसे बड़ी आम जनता है, जो इस पूरे मामले में, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरे मामले में भुगतने वाली भी आम जनता है और बाकी चीज़ों के सामने परेशानी झेलने वाली भी आम जनता है। आज आप जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें एक बैंक्वेट हॉल जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के प्रॉपर्टी लॉज के अकॉर्डिंग, सैंक्शन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं बना जी, और जब वो नहीं बनता है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 343, 344 के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इलीगल घोषित करके बुक कर दिया जाता है जी, और उसको डिमोलिशन लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसका अगर मैं दूसरे भाव में बात करूं तो उसका मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी में जो कि बुक्ड है, आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई या काम नहीं कर सकते। जी, परंतु सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को इस मुद्दे में मिली है कि ये जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं,
इनमें से कई सारे बैंक्वेट हॉल्स एमसीडी ने अपनी आरटीआई में खुलासा किया है कि ये तो सारे बुक्ड हैं, मींस इनके पास सैंक्शन अथॉरिटीज़ ही नहीं है, ये सैंक्शन लेटर्स ही नहीं है इनके पास में। बैंक्वेट हॉल्स की रिपोर्ट आप तक पहुंची, राजधानी दिल्ली में बड़े घोटाले की रिपोर्ट आप तक पहुंची। आने वाले अगली वीडियो में हम आप तक इससे जुड़ी कई और चीज़ें पहुंचाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।